हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो आज मैं करंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईडी से रिलेटेड। तो अभी आप लोगों ने ईडी को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा, तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगी कि आखिर ईडी क्या होता है और ये अभी हमें न्यूज़ में क्यों देखने को मिल रहा है, क्या पूरा मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही ईडी जो है उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कैसा भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही पूरा कंप्लीट करवा रखा है। तो आप लोग जाके मेरे वो वाले वीडियोज़ देख सकते हैं, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है ईडी है क्या, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हमें न्यूज़ में क्यों देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अभी ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अभी हमें जेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो है जेल भेजा गया हो। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन पे जो है ईडी के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने जो है वो रिश्वत ली है। तो इसी के इल्ज़ाम में जो है, या फिर अगर हम लोग कहें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो मुद्दे हैं उसी को लेके ईडी जो है उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और ईडी ने इन्हें कई बार, लगभग 11 बार ईडी ने इनको समन भी भेजा था, लेकिन इन्होंने ईडी के समन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। और उनके बुलाने पर भी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। तो इसी वजह से अब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो क्या पूरा मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि दिल्ली में इन्होंने जो है एक नई आबकारी नीति, या फिर हम लोग जिसे नई शराब नीति भी कहते हैं, वो लेकर आए थे 2021 में। तो तब से हमें यहाँ पे मुद्दा देखने को मिलता है। तो हुआ क्या था, दिल्ली में जो ये नई शराब नीति लेके आते हैं तो उसके तहत क्या होता है कि ये दिल्ली में जो शराब की दुकानें हैं उनमें कुछ सुधार करना चाहते थे, उनकी नई तरीके से व्यवस्था करना चाहते थे। तो इसी के लिए इन्होंने ये नई नीति लेके आए थे, जिसके तहत जो है वो कई अलग अलग राज्यों के लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे कि दिल्ली में वो जो है नई जो शराब की दुकानें हैं वो खोल सकें, उसके उनको टेंडर दिए जाएंगे। तो ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनको टेंडर देने के लिए या फिर उनको दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के लिए इन्होंने जो है कई रिश्वत ली है। और इसमें ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने जो है लगभग 100,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। तो ये इनके ऊपर हमें इल्ज़ाम देखने को मिल रहा है। तो यही सारे मुद्दे हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर अभी जो है ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाले, तो ये सारे मुद्दे जो हैं इनके खिलाफ हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अभी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये आप लोग पूरा मुद्दा याद रख लीजिएगा, जिसकी वजह से हमें ईडी जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं या फिर उसके पहले से भी ईडी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रही है, क्योंकि ईडी ने कई सारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनके खिलाफ समन भेजा है, उनको समन जारी किया है। तो यहाँ पे यही ईडी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी जो है वो जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, उसके खिलाफ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है ईडी एक्शन ले रही है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ईडी हमें काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग जो है ईडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानें, क्योंकि इससे किसी भी
एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो ईडी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि आखिर ईडी क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, क्या क्या इसके हमें प्रमुख काम देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ मैं जो हूँ काफ़ी डिटेल में आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ तो हमने जान ली कि आखिर हमें ये न्यूज़ में क्यों देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ईडी होती क्या है। तो ईडी जो है वो हमें हमारे देश की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनमें से एक हमें खुफिया एजेंसी ईडी भी देखने को मिलती है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय या फिर इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं। तो ये ईडी का हमें फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बताया ये हमारे देश की एक खुफिया एजेंसी है। तो अब हमारे देश में बहुत सारी खुफिया एजेंसी हमें देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी खुफिया एजेंसीज होती हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे यूट्यूब के ऊपर। तो तभी मैंने भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसीज के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने ईडी के बारे में भी बताया था और बाकी जो दूसरी खुफिया एजेंसीज हैं उनके बारे में भी करवाया था। दूसरी में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें दूसरी में जो आती हैं वो है जैसे कि आईबी हो गया, इसके अलावा जो सीबीआई होती है तो वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे ईडी मैंने बता दिया ये एक हमें खुफिया एजेंसी देखने को मिलती है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1 मई 1956 को की गई थी। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें किसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो जो हमें फेरा एक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जो है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, जो कि 1947 का है। तो उसके तहत प्रवर्तन इकाई के रूप में ईडी की स्थापना की गई थी। फिर 1957 में इसका नाम बदल के जो है प्रवर्तन निदेशालय कर दिया जाता है। यानी कि जब 1947 में इसकी स्थापना होती है तब इसका जो नाम हुआ करता था वो प्रवर्तन इकाई हुआ करता था, यानी कि इन्फोर्समेंट यूनिट। और बाद में फिर 10 सालों बाद यानी कि 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें कि प्रेजेंट टाइम में जो ईडी है वो हमें जो हमारे वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ईडी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और किस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अगर ये पूछा जाए आप लोगों से तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये हमें राजस्व विभाग यानी कि अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसके अंतर्गत हमें ईडी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा किस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट के अंडर है और जो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो अगर हम लोग बात करें 1956 में की गई थी। सॉरी, यहाँ पे जो ये फेरा एक्ट है 1947 का उसके तहत की गई थी, लेकिन की कब गई थी तो 1956 में ही की गई थी। आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। मैंने ये फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग इसको 1947 में ही इसकी स्थापना समझ ली थी, लेकिन इसकी स्थापना 1956 में हुई थी फेरा एक्ट 1947 के तहत। और 1 साल बाद ही इसका नाम बदल के जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहले जो फेरा हुआ करता था वो बाद में फिर फेमा बन जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दिया जाता है। और ये कब किया जाता है तो ये जो है हमें 1999 में होता हुआ दिखाई देता है। तो जो फेरा था 1947 का वो 1999 में फेमा बन जाता है। और इसके अलावा एक और एक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि हम लोग जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम, जो कि हमें 2002 का देखने को मिलता है। इसे हम लोग PMLA भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये जो 2 एक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो फेमा जो कि फेरा का ही हमें एक रूप देखने को मिलता है, उसी को आगे चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो PMLA है, तो ये 2
वो जो एक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इनके जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको लागू करने का काम जो है वो भी ईडी को ही सौंपा गया है। तो ईडी के जो प्रमुख काम के बारे में अगर आप लोगों से कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो ईडी जो है वो जो फेमा है, इसके अलावा जो पीएमएलए है, उनके प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। और ये दोनों ही एक्ट जो है वो हमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों से ही रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग कहें तो ईडी का जो मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाले, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ जो है काम करना है। तो ये बात आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। तो ये ईडी के बारे में हमें प्रमुख चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। बाकी अब अगर आगे हम लोग बात करें कि इसके और कौन कौन से प्रमुख काम हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 एक्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक तो मैंने बताया फेमा और दूसरा मैंने बताया पीएमएलए। तो उनके काम जो है, मतलब ईडी का जो काम है वो उन दोनों एक्ट के प्रावधानों को लागू करना तो है ही, साथ ही और भी कुछ प्रमुख एक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है 2018 का, उसके तहत भी भारत से अगर कोई भी भगोड़ा है उसके मामलों पे कार्रवाई करने का काम भी जो है वो ईडी को ही सौंपा गया है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें जो विजय माल्या जैसे लोग थे, इसके अलावा और भी जो इस तरीके के लोग हैं जो कि धोखाधड़ी करके या फिर किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाला करके अगर हमारे देश से भाग गए हैं, तो उनके खिलाफ जो एक कानून लेके आया गया था 2018 में, तो उसके मामलों का पर भी कार्रवाई करने का काम जो है वो ईडी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ईडी के बारे में, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा फेमा के बारे में तो मैंने बताया ही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1947 में फेमा हुआ करता था, फेरा हुआ करता था, उसी को 1999 में फेमा बना दिया जाता है। तो फेमा के जो नियम हैं उनके उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम जो कि 1974 में लेके आया जाता है, जिसे हम लोग कॉफे पोसा भी कहते हैं, उसके तहत निवारक निरोध के जो मामले हैं वो भी ईडी ही देखता है। यानी कि 2 तो मैंने आप लोगों को बताए, एक तो फेमा बताया, इसके अलावा दूसरा मैंने पीएमएलए बताया, इसके अलावा जो भगोड़ों से रिलेटेड हमारे देश में एक्ट हमें देखने को मिलता है वो, और दूसरा चौथा जो है वो ये कॉफे पोसा है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये जो 4 कानून हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं, ये सभी इनडायरेक्ट तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाले, इन जैसी गतिविधियों से ही रिलेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी काम करता हुआ कोई भी पर्सन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का जो काम है वो ईडी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि ये जो है वो कानून है, और अगर जो भी इंसान इन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम कौन करेगा, तो वो एक्शन लेने का काम जो है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें, ये तो मैंने मिनिस्ट्री के बारे में बताया, वो आप लोग याद रख लीजिएगा। स्थापना के बारे में मैंने बताया, स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो मैंने फेमा के बारे में बताया, पीएमएलए के बारे में बताया, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये 2 तो मेन है ही कि आखिर ईडी जो है वो किन 2 अधिनियमों के तहत कार्य करता है, किन 2 अधिनियमों के जो नियम हैं उनको लागू करने का काम ईडी का है। तो इनसे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हमें एक और अवधारणा देखने को मिलती है जिसे हम लोग पीएमएलए कोड भी कहते हैं। तो पीएमएलए की जो धारा 4 है उसके तहत कोई भी दंडनीय अपराध है उसके मुकदमे के लिए केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ विशेष न्यायालयों यानी कि कुछ विशेष जो कोर्ट होते हैं उनकी स्थापना कर सकती है। इन्हें ही हम लोग जो है वो पीएमएलए कोर्ट कहते हैं, जिसके तहत जो है अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर अगर हम लोग कहें जिस एरिया का वो मामला है उसी एरिया के हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे स्पेशल पीएमएलए कोड बनाए गए हैं, जिससे कि अगर इस तरीके का कोई भी मुद्दा सामने आता है
तो उसे पहले जो है वो पीएमएलए कोर्ट में ही सुलझाया जाए, और अगर उसके बाद भी ये मुद्दा नहीं सुलझता है या फिर इससे किसी इंसान जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो पीएमएलए कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पीएमएलए कोर्ट जो है वो पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके कौन से सेक्शन, कौन सी धारा के तहत आता है। तो आप लोग ये भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमें सेक्शन 4 देखने को मिलता है उसके तहत जो है हमें ये पीएमएलए कोड आता हुआ नज़र आता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी आप लोग जो है ज़रूर से याद रख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को ईडी के बारे में बताई, तो इनके बारे में आप लोग जो है ज़रूर से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले कि ईडी जो है वो किस तरीके का हमें काम करता हुआ नज़र आता है, इसकी स्थापना किस तरीके से की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो वो भी आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये मेरा चैनल जो है उस पर ज्वाइन वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो अगर आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट प्राइस यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो अलग से कमेंट आपका हाईलाइट होगा, अलग से आप लोगों को इस तरीके के लॉयल्टी बैचेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो है जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी रहता है, जो कि सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं, जो भी मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके लिए। साथ ही उनको और भी तरीके से, जैसे अगर हम लोग बात करें लाइव चैट्स वगैरह जो हैं उसके ऑप्शन भी मेंबर्स के लिए मिल जाते हैं, उनमें भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे मेरे वीडियोस पे थैंक्स का भी ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से जो है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा कंप्लीट वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।